हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में शिट भाई टेबल तोड़ूंगा। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए होंगे। तो आज है 16 अप्रैल। उस आज मतलब आज तो कुछ है नहीं ऐसा। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए होंगे। तो आज 16 अप्रैल है। इस टाइम तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं कॉलेजेस में और उनकी एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आ जाता है, लाइक ऑफर लेटर अभी तक आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आप जब इस लेवल तक पहुंच गए हो कि आपने अप्लाई कर दिया और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, तो अब आगे क्या करना है, क्योंकि अब आप वीज़ा के लिए जाओगे। तो आज बेसिकली मैं ये पूरी वीडियो में वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स और वो सारे डॉक्यूमेंट्स कवर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। और गाइज, एक और बात, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप आयरलैंड नहीं जा रहे और कहीं भी बेसिकली लाइक एनी कंट्री में जा रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे एक्सेप्ट फॉर फाइनेंस पार्ट, क्योंकि आयरलैंड में जो फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं बाकी सारी कंट्रीज से। मुझे सबका आइडिया नहीं है, बट थोड़ा मुझे जो आयरलैंड का आइडिया जो कि मैंने आते वक्त किया था, तो वो मैं आपको कवर करके बताऊंगा। बट एक्सेप्ट फॉर द फाइनेंस पार्ट, वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हर एक कंट्री में काम आएंगे। तो गाइस, पहली लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो होंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास पासपोर्ट और फुल कॉपीज ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट्स और आपकी कुछ फ़ोटोज़ और पीसीसी जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा आपको। तो बेसिकली पासपोर्ट और प्रीवियस पासपोर्ट से मेरा मतलब है कि पासपोर्ट जो आपका करंट पासपोर्ट होगा वो तो आपको चाहिए ही होगा, बट अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट है जो कि एक्सपायर हो चुका है अब, तो आपको उनकी कॉपीज़ भी चाहिए होंगी। तो वो भी अपने पास रखना संभाल के, क्योंकि वो भी जब आप वीज़ा ऑफिस जाओगे तब आपको सबमिट करानी होगी। एंड कुछ आपकी फ़ोटोज़ बेसिकली 6 मंथ 6 मंथ ओल्ड नहीं होनी चाहिए, रिसेंट की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। तो फ़ोटोज़ आप एक्स्ट्रा करवा सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी आओगे तो कभी भी काम आ सकती हैं। और बहुत जगह मतलब फ़ोटोज़ अगर आप रखते हो तो काम आ ही जाती हैं, तो फ़ोटोज़ रखवा लेना। तो गाइज़, अब बात करते हैं पीसीसी की। पीसीसी बेसिकली एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है और वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा passportindia.gov.in पे जाके। तो वहाँ पे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको एक डेट मिलेगी, आप चूज़ कर सकते हो। और बेसिकली आपको जाना होगा एक पासपोर्ट ऑफिस, अपनी डेट और अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो बेसिकली मैं पूरा समझा नहीं सकता कि कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, बट मैं एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप देखना चाहते हो कि अप्लाई कैसे करना है तो आप वो जाके देख सकते हो। मैंने देखी है तो वो टोटली वैलिड है, वैसे ही प्रोसेस होता है, तो आप वो जाके देख लेना। लेकिन अगर मैं एक ओवरव्यू दूं तो पीसीसी बेसिकली एक ऐसा सर्टिफिकेट होगा कि आपके कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा और आपको पुलिस ने क्लियरेंस दे दी कि हाँ, आप दूसरी कंट्री में जा सकते हो पढ़ने के लिए, या फिर आप अगर घूमने भी जाते हो तो तब भी पीसीसी कभी कभार चाहिए होता है। अगर आप यूरोप की किसी कंट्री में वीज़ा लगाते हो तो शायद, तो पीसीसी सिर्फ उसी लिए होता है। और गाइस, पीसीसी टाइम लगा लेता है, लाइक मेरे केस में 1 हफ्ता 2 हफ्ते लग गए थे। तो फिर इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जा सकते हो, क्योंकि जून में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स और मतलब फैमिलीज़ घूमने भी जा रही होती हैं और वीज़ा के लिए जाती हैं पासपोर्ट ऑफिस, तो पासपोर्ट ऑफिस एक्स्ट्रा भर जाता है। तो अगर आप अभी चले जाओ पीसीसी के लिए तो आपको ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा आपका। तो
बेसिकली सिर्फ यही है। और गाइज इसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होंगे। एक्सेप्टेंस लेटर बेसिकली आपका ऑफर लेटर, फीस रिसिप्ट, स्कॉलरशिप लेटर और मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप वीज़ा के लिए जाओगे। ऑफर लेटर बेसिकली वही लेटर होगा कि आपको जो यूनिवर्सिटी देगी जब आप अप्लाई करोगे किसी यूनिवर्सिटी में और वो एक्सेप्ट कर लेगी, तो आपको एक लेटर आएगा, उसको ही हम ऑफर लेटर बोलते हैं। तो आप जब वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करोगे, उसकी एक डेट होती है एक्सेप्ट करने की। आपको एक मिनिमम फीस भरनी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक में 600 यूरोज़ ऑफर लेटर की फ़ीस थी। फ़ीस तो नहीं थी, बट बेसिकली उसका ये मतलब होता है कि अब यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफ़र दिया है, अगर आप वो सीट रोकना चाहते हो, अपनी सीट रोकना चाहते हो, तो आपको वो फ़ीस जमा करानी होती है। इस केस में यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक में वो 600 यूरोज़ होती है शायद, और बेसिकली वही फीस आपको जमा करानी होती है। फ़ी रिसिप्ट्स, बेसिकली फ़ी रिसिप्ट्स, अब आप जब ऑफर लेटर की जो फ़ीस है वो जमा करा दोगे, उसके बाद आपके जो कोर्स की फ़ीस है, लाइक ट्यूशन फ़ीस जो होगी, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करते हो और मास्टर्स के लिए आ रहे हो या बैचलर्स के लिए। तो आपको 50% ऑफ द फीस जो होती है वो भी जमा करानी होती है। उसके बाद आपको जो फीस रिसिप्ट मिलती है कि आपने अपने बैंक अकाउंट से, लाइक आपने बेसिकली ट्रांजैक्शन कर दिया है, बस उसकी एक रिसिप्ट चाहिए होती है। तो वो रिसिप्ट भी बहुत काम आती है और चाहिए ही होती है जब आप वीज़ा के लिए जाओगे। गाइस स्कॉलरशिप लेटर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्कॉलरशिप लेटर हो सकता है आपको, अगर स्कॉलरशिप मिले तो आपको एक स्कॉलरशिप का लेटर अलग से आएगा। तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, वो बस आपको जाना है और वीज़ा ऑफिस में दिखा देना है कि हाँ हमें स्कॉलरशिप मिल गया। और अगर आपको नहीं मिलती तो ये आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। तो आप सिंपली जो फ़ी रिसिप्ट होगी वही दिखाना और स्कॉलरशिप लेटर के बारे में मत सोचना, बस। गाइस बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। मेडिकल इंश्योरेंस बेसिकली जैसे हम इंडिया में यूज़ करते हैं वैसी ही है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस उसमें ये होगा कि भगवान ना करे जब आप बाहर आओगे किसी और कंट्री में और अगर वहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो जाए, तो आपके पास एक इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो बेसिकली सिर्फ वही मेडिकल इंश्योरेंस है और कुछ भी नहीं है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है वो बहुत टाइप की होती है। उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल या किसी कंसल्टेंट से बात करनी होगी, क्योंकि मेरे को पूरा मेडिकल इंश्योरेंस का आइडिया नहीं है। बट एक जो मैंने यूज़ की थी वो थी टाटा की इंश्योरेंस, टाटा की मेडिकल इंश्योरेंस। तो बेसिकली उसमें आपकी हेल्थ कवर हो जाएगी, और मतलब हेल्थ ही कवर करनी होती है, तभी तो वो मेडिकल तो बस यही है। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि आप मेडिकल इंश्योरेंस के लिए किसी कंसल्टेंट, जिस कंसल्टेंट से आपने अगर अप्लाई कराया है, तो उससे पूछो कि कैसे करना है। या फिर आप अगर ऑनलाइन जाओगे और सिंपली देखोगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, तब भी आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपको वही एक प्रीमियम पे करना होगा एंड ऑल। गाइस तीसरा पॉइंट जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो होंगे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आएगा, लेटेस्ट मार्कशीट्स, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में, और आधार कार्ड आपका, और पेरेंट्स की पासपोर्ट कॉपी और आधार कार्ड, दोनों में से कोई भी चलेगा। ये सब बेसिकली आपकी एक बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको चाहिए होगी। बट एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूँ वो क्या होगा। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बेसिकली एक ऐसा लेटर होगा जो कि ये बताएगा कि आप बाहर जाके क्यों पढ़ना चाहते हो और आप मतलब बेसिकली जा क्यों रहे हो, किस पर्पस से जा रहे हो। तो आपको उस लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ भी नहीं बताना होता, उसमें आपको बस ये बताना होता है कि हाँ मेरा बाहर पढ़ने का डिज़ायर है और मैं एजुकेशन लेना चाहता हूँ, ऑल एंड ऑल।
तो वो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो इसमें इतना स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था क्या है ये क्या है, बट इसमें सिर्फ यही सब करना होता है। गाइज, लेटेस्ट मार्कशीट, अगर आप बैचलर्स के लिए बाहर आ रहे हो तो 12th 10th 11th 12th बेसिकली 10th और 12th की बोर्ड की मार्कशीट जो होगी वो आपकी लेटेस्ट मार्कशीट में होगी। बट अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड जो आपकी जो लेटेस्ट मार्कशीट होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं बैचलर्स के लिए आया हूँ, तो आपको वो चाहिए होगी एज अ लेटेस्ट मार्कशीट दिखाने के लिए वीज़ा ऑफिस में। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अब गाइज, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आप 2 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होंगे, दोनों में से आप कुछ भी चूज करके दे सकते हो। एक होगा आईलेट्स और एक होगा डुओलिंगो का इंग्लिश टेस्ट। तो मैंने आईलेट्स दिया था और मेरे से 7 बैंड आए थे। बट अपार्ट फ्रॉम जोक्स, इन दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हो और दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर आप डुओलिंगो का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दोगे तो वो भी परफेक्ट है, और अगर आप आईलेट्स दोगे तो वो तो एक्सेप्टेबल है ही है। तो आप दोनों में से चूज करके कोई भी दे देना जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे वो। गाइस, बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो हिंदी में था और आपको उसके लिए एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली एफिडेविट में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो इंग्लिश में ही लिखा होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप इंग्लिश में ही दोगे वीज़ा ऑफिस में, हिंदी में वो समझ नहीं आएगा। तो इंग्लिश में अपने बर्थ सर्टिफिकेट को करवा लेना अगर आपने भी मेरी तरह नहीं कराया होगा तो। और गाइज, आपका आधार कार्ड अगर लाइक बेसिकली पासपोर्ट तो होगा ही होगा आपका, बट आपको आपका आधार कार्ड भी चाहिए होगा शो करने के लिए, और पेरेंट्स का आधार कार्ड या पेरेंट्स की पासपोर्ट की कॉपी, तो ये भी रिक्वायर्ड होगा। आप आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड या पासपोर्ट कॉपी, इन दोनों में से कुछ भी दे सकते हो, दोनों में से एक ही देना होगा। तो इसमें इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं होगी क्योंकि एक ही देना है। तो अब गाइस, बात करूँगा फाइनेंस के बारे में। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा पूरी वीडियो का, क्योंकि फाइनेंस, अभी तक जितनी भी मैंने बातें की थी वो सारी जनरल बात थी, बट फाइनेंस में डिफ़र करती है कंट्री टू कंट्री। अब मैं आयरलैंड की बात करूँगा क्योंकि मुझे आयरलैंड का ही पता है। तो अब फाइनेंस, तो गाइस सबसे पहला पॉइंट जो आपको फाइनेंस में चाहिए होगा वो होगा बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ पुरानी, और सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट अगर है आपके पास तो होगी, मैं जानता हूँ। और एम्प्लॉयमेंट, यार गाइस, फाइनेंस में जो आपको चाहिए होगा वो होगा बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ पुरानी, सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट, एम्प्लॉयमेंट एविडेंस कि आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, और अगर आप नहीं हो तो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, क्योंकि अगर आप कॉलेज ख़त्म होते ही आ रहे हो या फिर स्कूल ख़त्म होते ही आ रहे हो तो आप एम्प्लॉयड नहीं होगे। तो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपके पेरेंट्स का एम्प्लॉयमेंट एविडेंस चाहिए होगा उसमें, और सैलरी सर्टिफिकेट बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट एविडेंस में आएगा, और लोन अगर आपने कोई लोन लिया है बाहर आने के लिए तो, और कवर लेटर पेरेंट्स का, और पेरेंट्स का कवर लेटर कि वो एग्री कर रहे हैं आपका बाहर आने का। तो ऐसा बेसिकली 6 मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट से मेरा ये मतलब है कि जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपको भेज रहा है, तो उसमें आपको उस बंदे की 6 मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। अगर आपको आपके पापा और आपकी मम्मी 2 लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं और भेज रहे हैं, तो आपको दोनों की बैंक स्टेटमेंट जो 6 मंथ पुरानी होगी वो दोनों की निकालनी पड़ेगी और आप दोनों की शो करोगे। ऐसा नहीं होएगा कभी भी कि आप एक की ही बैंक स्टेटमेंट शो करो और स्पॉन्सर 2 लोग कर रहे हैं आपको, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको दोनों की
बैंक स्टेटमेंट्स निकलवानी पड़ेगी 6 मंथ पुरानी, और वो वीज़ा ऑफिस में दिखानी पड़ेगी। स्पॉन्सर अगर मैं थोड़ा और क्लियर करूं तो बेसिकली इस चीज़ से मेरा ये मतलब है कि मैं जब स्कूल ख़त्म करके 12th ख़त्म करके बाहर आ रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ, मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है, तो मुझे कोई स्पॉन्सर कर रहा है, वो कि जो कि मेरे पेरेंट्स होंगे, या फिर आपके केस में हो सकता है अंकल, कोई आंटी, अगर कुछ भी है, तो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो भी आपका खर्चा उठा रहा है, वो है मेरा मतलब कि जो आपको बाहर भेज रहा है। तो स्पॉन्सर से मेरा ये मतलब होगा आगे जो मैं समझाने वाला हूँ उससे। गाइस, सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट बेसिकली आपके पास कितने पैसे हैं, और अगर आपने एफडी करा रखी है तो उनकी भी आपको स्टेटमेंट दिखानी होगी कि हाँ, हमारे पास फंडिंग है। अगर हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो पीछे पेरेंट्स के पास इतनी सेविंग्स हैं कि वो दिखा सकते हैं, और कि आगे चल के अगर बच्चा बाहर गया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट हम इसलिए दिखाते हैं। और गाइज, अगर किसी केस में आपके पास सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उस केस में आप लोन लोगे और लोन लेके आप बाहर आओगे, तो बेसिकली उस टाइम पे फिर आपको लोन के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे कि जहाँ से आपने लोन लिया है। पर्सनली मुझे लोन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट से, जिससे भी आपने अप्लाई करवाया है, उससे आपको बात करनी होगी कि अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको इस बारे में बात करनी होगी कि लोन का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। बट अगर आप लोन लोगे तो जाहिर बात है कि बैंक आपको कोई डॉक्यूमेंट देगा जो कि आप आगे दिखा सकोगे कि हाँ, हमने लोन लिया है। तो बेसिकली वही डॉक्यूमेंट होगा जो कि आपको वीज़ा ऑफिस में शो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट एविडेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही थोड़ा आइडिया दे दिया, बट एम्प्लॉयमेंट एविडेंस बेसिकली वही होगा कि जो भी आपके पेरेंट्स आपको, जो भी लोग आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो भी लोग आपको भेज रहे हैं, वो एम्प्लॉयड है, और उसका एक सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा बेसिकली कि हाँ, वो एम्प्लॉयड है और आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और गाइस, एक चीज़ जो कि मैं आपको बताना भूल गया, वो होगी ITR बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न होगी। जो भी आपको पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब अगर सिर्फ पापा कर रहे हैं तो सिर्फ आपके फादर की इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल की चाहिए होगी, और अगर आपको 2 पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं मिलके, मम्मी और पापा, तो आपको अपने दोनों पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल की चाहिए होगी। तो ये भी आप वीज़ा ऑफिस में जाके दिखाते हो कि हाँ, आप जो आपको लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं वो टैक्स भी भरते हैं। तो मतलब ये इससे रिलेटेड है। और गाइस, लास्ट थिंग जो कि मैंने आपको बताई, कवर लेटर बेसिकली एक ऐसा लेटर होगा, उसमें ये लिखा होगा कि जो भी लोग आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो, उनको इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कवर लेटर बेसिकली यही होगा कि आपके जो पेरेंट्स आपको बाहर भेज रहे हैं उन्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है और वो खर्चा उठाने के लिए रेडी हैं। बस कवर लेटर यही होगा, और दैट्स इट। अगर आप सोच रहे हो कि ये मैं कहाँ से पढ़ रहा था ये सब, तो ये सब मैंने लिख रखा है, और बेसिकली इसकी उल्टा आएगा। अगर आप सोच रहे थे कि मैं नीचे देख के कहाँ से ये सब पढ़ रहा था, तो मैंने ये लिख रखा था आप सबके लिए ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो इसकी मैं एक फ़ोटो आपको लास्ट वीडियो को बिल्कुल लास्ट में लगा दूंगा, ताकि आप एक इनकी लिस्ट बना लो या फिर आप चेक कर लो कि मैं कहाँ से, कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। गाइस, ये थी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो कि आपको चाहिए होगी जब आप वीज़ा ऑफिस जाओ। तो अगर आपने अभी अप्लाई करना शुरू नहीं किया है, किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं किया है, और आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो,
तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस टाइम तक अप्लाई कर दो, और वीज़ा के लिए आप मई में चले जाओ ताकि आपको आराम से वीज़ा आ जाए। और वीज़ा आने में बेसिकली 1 महीना लगता है, टोटल 1 महीना लगेगा ही लगेगा, और वहाँ पे डिसीजन आएगा, या तो अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होता है। तो बेसिकली आई होप कि जितने भी लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सबका वीज़ा अप्रूव हो और जल्दी से जल्दी वीज़ा आए आप सबका। और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक आ रहे हो तो वी विल मीट इन सितंबर 2025। और गाइस, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियोस जाके नहीं देखी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही हैं, और अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे और पूरी प्लेलिस्ट ओपन होगी और आप सारी देख सकते हो आराम से। तो वहाँ पे मैंने इन डिटेल सब कुछ बताया है, आने से पहले और आने के बाद, और कॉलेज चूज करने से लेके एंड ऑल। तो आप वो जाके देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। और अगर वो देख के भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरा इंस्टा डिस्क्रिप्शन में ही है, और कमेंट्स भी हैं यूट्यूब पे। तो आप या तो कमेंट करके मुझे अपना डाउट बता देना, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हो। वहाँ पे मैं आपका जो डाउट होगा वो क्लियर करूँगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन आए अगली वीडियो का, किस वीडियो में किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। एक बात जो कि मैं बताना भूल गया था वो ये होगी कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ। और अगर आप अप्लाई करते हो, खुद से अप्लाई करते हो, तो तब यूनिवर्सिटी वाले एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते। बट अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो वीज़ा अप्लाई करने, तो एक क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है आपकी। तो आई वुड स्ट्रांगली से कि आप किसी कंसल्टेंसी के साथ जाओ। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं अप्लाई और वीज़ा दोनों में लेवरेज एडू के साथ गया था। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो उसी चीज़ में तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल लिंक दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स, बेसिकली आप अपना नंबर, नाम और ईमेल आईडी, अपनी डिटेल्स भर के वहाँ पे साइन अप कर सकते हो, और आपको एक काउंसलर आपको वहाँ से कांटेक्ट करके आपकी जो जर्नी होगी आगे वो सुनेगा और आपको बताएगा बेसिकली कि अब अगला स्टेप क्या है। तो बेसिकली यही है और कुछ भी नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, गुड बाय।